हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो कि चैप्टर 6 है हमारे एनसीईआरटी का वो कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आफ्टर लर्निंग अबाउट हाउ द अर्थ वाज born, how it evolved its crust and other inner layers, how its crustal plates moved and are moving, and other information on earthquake, the form of volcanism, and about the rocks and minerals in the crust is composed of, it is time to know in detail about the surface of Earth on which we live. Let us start with this question. Okay, why is surface of Earth uneven? First of all, the Earth crust is dynamic. डायनेमिक का क्या मतलब हुआ? डायनेमिक मतलब वो अर्थ की क्रस्ट है उसमें कंटिन्यूस मूवमेंट होता रहता है। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अर्थ के अंदर कुछ करेंट्स होते हैं जिनकी वजह से उनकी जो प्लेट्स होती है वो उसमें मूवमेंट होता है। नाउ you are well aware that movement, it has moved and moves vertically and horizontally. Of course, it moves a bit faster in past than the rate at which it is moving now. The difference in the internal force operating from within the earth which built up the crust have been responsible for the variation in the outer surface of the earth. तो जो अर्थ के अंदर के फोर्सेस है जिसकी वजह से इनका मूवमेंट हो रहा है उनकी वजह से क्रस्ट में बिल्डअप हुआ है और ये इसकी वजह से हमारा जो आउटर क्रस्ट का है शेप जो है हमें वो ऐसा दिखता है। ओके, अर्थ क्रस्ट इज बीइंग कंटिन्यूअसली सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स induced basically by energies, therefore sunlight. Of course, the internal forces are still active, though with different intensities. तो जो हमारे अर्थ पे है एक एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है और इंटरनल फोर्स भी लग रहा है। जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हम लोग बोल सकते हैं सपोज जैसे कि सनलाइट। ओके, और जो इंटरनली है वो प्लेट के मूवमेंट है जिनकी वजह से इनका जो सरफेस है वो ऐसा है जो अभी हम देख पा रहे हैं। That means the Earth's surface is being continuously subjected to external force originating from the Earth's atmosphere and internal from within the Earth. The external forces are known as exogenic force and the internal forces are known as endogenic force. तो फोर्स को हमने दो टाइप में डिवाइड किया, एक हो गया हमारा एक्सोजेनिक और एक हो गया हमारा एंडोजेनिक। एक्सोजेनिक मतलब एक्सटर्नल से लग रहा है, एंडोजेनिक मतलब इंटरनल से लग रहा है। ओके, द एक्शन ऑफ एक्सोजेनिक फोर्स रिजल्ट्स इन वेयरिंग डाउन ऑफ relief elevations and filling up of basins depressions of the earth surface. ओके, तो जो एक्सटर्नल फोर्स है जो एक्सोजेनिक फोर्स है वो हमारे अर्थ की क्रस्ट जो सपोज ये हमारा अर्थ है राइट, तो इसके ऊपर जो भी क्रस्ट जो भी फॉर्मेशन है मूव तो जो ऊपर से जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से ये वेयरिंग ऑफ हो रहा है। इसका सपोज माउंटेन्स है उसके ऊपर ऊपर से रेन हो रही है बहुत तेज जिसकी वजह से माउंटेन के स्लाइड ऑफ हो रहा है जिसकी वजह से डिग्रेडेशन हो रहा है। ओके, या फिर जो डिप्रेशन है वहां पे रेन की वजह से पानी भर रहा है तो उसकी वजह से फिलिंग अप हो रहा है। ठीक है, the phenomena of wearing down of relief varieties on the earth through erosion is known as degradation. Okay, तो जो भी मूवमेंट है हमारे अर्थ पे जिसकी वजह से वेयरिंग डाउन हो रहा है ऑफ रिलीफ, रिलीफ मतलब वेयरिंग डाउन मतलब कैसे क्या बोलना चाह रहा है इसका है कि जैसे हमारा सपोज माउंटेन है उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उनके जो रॉक्स है वो ब्रेक करके नीचे गिर रहे हैं या टूट रहे हैं या फिर वो छोटे हो रहे हैं साइज में या उनके साइज में चेंजेस आ रहे हैं, उनको हम वेयरिंग डाउन कहते हैं ऑफ रिलीफ फीचर और इसको इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रेडेशन। The endogenic forces continuously elevate or build up the parts of the Earth's surface, and hence the exogenic force fails to even out the relief variations on the surface of the Earth. Okay, तो जो हमारा Earth है जो एंडोजेनिक फोर्स है उसको एंडोजेनिक फोर्स मतलब जो अंदर से लग रहा है। अब जैसे कि अब हमने देखा कि अगर एक्सोजेनिक फोर्स ही लग रहा है सिर्फ आउटर से ही लग रहा है तो ये तो डिग्रेडेशन हो के अर्थ को एकदम इवन हो जाना चाहिए थे, माउंटेन्स माउंटेन्स तो बचने ही नहीं चाहिए थे। तभी भी माउंटेन्स कैसे हैं? क्योंकि जो हमारा इंटरनल फोर्स है जो कि हम लोग बोलेंगे एंडोजेनिक फोर्स है, वो क्या करता है कि एंडोजेनिक जो फोर्स है हमारा वो एलिवेट करता है, ये बिल्डअप करने में हेल्प करता है जो भी मूवमेंट जो भी रिलीफ फीचर्स है। सॉरी, सपोज जैसे कि हमारा ये अर्थ है राइट, अब यहाँ से अंदर से कोई फोर्स लग रहा है इसकी वजह से कोई रिलीफ फीचर बिल्डअप हो रहा है। अब जब बाहर से फोर्स लग रहा है एक्सोजेनिक इसकी वजह से डिग्रेड हो रहा है पर अंदर से फोर्स लगने की वजह से वो बिल्डअप भी हो रहा है, इसलिए अभी तक हमारा अर्थ एकदम प्लेन नहीं हुआ है।
So the variation remain as long as opposing action of exogenic and endogenic continue. तो तब तक वेरिएशन रहेगा जब तक इनके एक्शन जो कि एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक है तब जब तक वो रहेंगे। सपोज अगर एक्सोजेनिक बंद हो जाए तो क्या होगा, फिर तो डिग्रेडेशन होना बंद हो जाएगा, तब तो बहुत ज्यादा ही बिल्डअप हो जाएंगे, राइट। या फिर अगर एंडोजेनिक प्रोसेस बंद हो जाए तो क्या होगा, जो हमारा एक्सोजेनिक प्रोसेस जो हमारे रिलीफ फीचर को डिग्रेड कर रहा है वो लग लग के इसको माउंटेन को डिग्रेड करते करते इसको एकदम प्लेन बना देता। ओके, in general terms the endogenic forces are mainly land building forces and exogenic are mainly land wearing forces। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं चाहती हूँ कि सब लोग हाईलाइट करें कि जो हमारा एंडोजेनिक फोर्स है वो लैंड बिल्डिंग है और जो हमारा एक्सोजेनिक फोर्सेस है वो लैंड वेयरिंग है। The surface of the earth is sensitive. Human depends on it for their substances and have been using it extensively and intensively. So it is essential to understand its nature in order to use it effectively without disturbing its balance and diminishing its potential for the future. Almost all organisms contribute to sustain the Earth's atmosphere, environment. However, humans have caused overuse of resource use we must also leave it potential enough to sustain life through the future. Most of the surface of the earth had been shaped over a very long period of time, hundreds and thousands of years, and because of its use and misuse by humans, its potential is being diminished at fast rate. If the four processes which shaped and are shaping the surface of the earth into varieties of forms and nature of the material to which it is composed are understood, precaution can be taken to minimize the detrimental effects of human and preserve it for posterity। ओके, ये पैराग्राफ हमें क्या समझाना चाहता है कि हम लोग जो ह्यूमंस हैं वो इन सब फोर्सेस को हम लोग बहुत ज़्यादा ही, जो हमारे ये सब रिसोर्सेस है उनको इतना ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं कि उसको हम डिमिनिश करते जा रहे हैं। इसकी वजह से ये हमारा जो ओवर यूटिलाइजेशन है उसकी वजह से हो सकता है फ्यूचर में ये सब रिसोर्सेज खत्म हो जाए। तो ये बताना चाह रहा है कि हमें जब पता चलेगा कि ये किस मटेरियल से बने और कैसे बने तो मे बी हम लोग इसको प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे। जियोमॉर्फिक प्रोसेस, you would like to know the meaning of geomorphic process. Okay, the endogenic and exogenic forces causing physical stress and chemical action on the earth material and bringing out change in the configuration of the earth's surface are known as geomorphic processes। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या हो गए, वो प्रोसेसेस हो गए जो कि केमिकल स्ट्रेस या फिर फिजिकल स्ट्रेस दे रहे हैं जिनकी वजह से हमारे सरफेस ऑफ अर्थ पे डिफरेंट फॉर्म्स बन रहे हैं। ओके, इसको हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोल देते हैं। जियो मतलब क्या, अब सपोज इस वर्ड को हम लोग ब्रेक करते हैं, जियोमॉर्फिक। जियो मतलब क्या हो गया अर्थ, और मॉर्फिक मतलब क्या हो गया एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो जो फोर्सेस इसके एक्सटर्नल अपीयरेंस को चेंज कर रहा है उसको हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोलते हैं। ओके, diatropism and volcanism are endogenic geomorphic processes। These have been discussed in brief in preceding units. Weathering, mass wasting, and erosion and decomposition are exogenic। Okay, so weathering, mass wasting, erosion, and deposition are exogenic process। तो यहाँ पे हमें आप जब आप नोट्स बनाएंगे तो तब आपको पास एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है कि आपके पास इसी पैराग्राफ में आपको देखो एक तो जियोमॉर्फिक का डेफिनेशन लिखेंगे। ओके, उसके बाद उसके टाइप्स में लिखेंगे, एक हो गया हमारे पास डायट्रोपिज्म, डिस्ट्रोपिज्म, और एक हो गया हमारे पास सॉरी डायट्रोपिज्म नहीं आएगा, सॉरी, एक हमारे पास आ जाएगा एंडोजेनिक और एक आ जाएगा हमारे पास एक्सोजेनिक। अब एंडोजेनिक फोर्सेस के एग्जांपल हो जाएंगे वोल्केनिज्म एंड डायट्रोपिज्म, और जो एक्सोजेनिक है उसमें वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं ये आपको नोट्स के थ्रू भी करा दूंगी तो एक बार एनसीईआरटी कवर करने के बाद। ओके, तो these exogenic forces are dealt in detail in this chapter। तो हम लोग एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक दोनों फोर्सेस जो ये सारे दिए हुए हैं उसको डिटेल में चैप्टर में कवर करने वाले हैं।
Any exogenic element of nature like water, wind, etc. are capable of acquiring and transporting Earth's material and can be called a geomorphic agent. When these elements of nature become mobile due to gradients, they move the material and transport them over slopes and deposit them at lower levels. Geomorphic processes and geomorphic agents are specially exogenic unless stated separately are one of the same. जैसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हम लोग कि सब जैसे कि एक्सोजेनिक जो हमारे एजेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं अर्थ के, जैसे कि वाटर हो गया, आइस हो गया, विंड हो गया, वो हमारे अर्थ के जो जियोमॉर्फिक एजेंट के रूप में काम करते हैं। एजेंट मतलब कि जो ये प्रोसेसेस हो रहे हैं एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, उनको कराने के लिए भी तो कुछ एजेंट चाहिए। तो ये हो गया हमारे आइस, विंड एंड वाटर। तो जब ये एलिमेंट्स मोबाइल होते हैं, सपोज यहाँ पे मोबाइल कैसे कह रही है कि सपोज एक माउंटेन है, ओके, एक जियोमॉर्फिक एजेंट होगा, सपोज हो गया हमारे पास रेन। अब ये जो जियोमॉर्फिक एजेंट है ये मोबाइल है, मोबाइल मतलब मूवमेंट हो रहा है, तो ये यहाँ के ग्रेडियंट को ब्रेक करेगा और उसको ले जाएगा स्लाइड ऑफ करवा के, कहाँ एक्यूमुलेट करा देगा, लोअर अर्थ में, लोअर लेवल पे ये उसको एक्यूमुलेट करा देगा। तो इसलिए बोला गया है कि जियोमॉर्फिक एजेंट की हेल्प से जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होते हैं। ओके, A, a process is a force applied on Earth's material affecting the same. A agent is a mobile medium like running water, moving ice, wind, waves, and currents, which moves, transport, or deposit Earth's material. Running water, groundwater, glacier, ice, waves, current, etc. can be called geomorphic agents. ठीक है, तो जियोमॉर्फिक एजेंट्स के बारे में भी हमें पता चल गया कि क्या है जियोमॉर्फिक एजेंट। Gravity, beside being a directional force acting activating all downslope movement of matter, also causes stress on the Earth's material. Indirect gravitational stress activate waves and tide induce currents and winds. Without gravity and gradients, there could be no mobility and hence no erosion. So हमारे लिए जो बहुत important element होगा erosion के लिए वो क्या होगा? Gradients जैसे कि हो गए ये सब rock के छोटे छोटे particles और वो सब और gravity. Okay? So gravitational stress are important as another geomorphic process. तो हमारा जो ग्रेविटेशनल स्ट्रेस है वो भी इम्पोर्टेंट है। ग्रेविटी इज अ फोर्स दैट कीप्स अस इन कांटेक्ट विद द सरफेस एंड इट इज द force that switches on the movement of all surface material on the earth. All the movement either within the earth or the surface of the earth occur due to gradients from higher level to the lower level, from higher pressure to the lower pressure. अब हम बात करते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में। तो एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं? तो अभी हमने डिस्कस किया था कि एंडोजेनिक फोर्सेस वो वाली होती हैं जो अर्थ के इंटीरियर में लग रही है। ओके, so energy emanating from within the earth is the main force behind endogenic geomorphic processes. This energy is mostly generated by radioactive, rotational and tidal friction and primordial heat from the origin of the earth. तो ये जो अंदर की हमारी जो एनर्जी है, जो मूवमेंट हो रहे हैं, जो फोर्स लग रहा है, वो किसकी वजह से लग रहा है? या तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, उसकी वजह से ये एनर्जी जनरेट हो रही है, या फिर रोटेशन ऑफ द अर्थ, या फिर टाइडल फ्रिक्शन की वजह से, या फिर प्रीमोडियल हीट। प्रीमोडियल हीट मतलब पहले से एग्जिस्टिंग हीट, उसको प्रीमोडियल हीट कहते हैं। This energy is this energy due to geothermal gradient and heat flow from within induced diatropism and volcanism in lithosphere. Due to variation in geothermal gradient and heat flow from within, crustal thickness and strength, the action of endogenic forces are not uniform and hence the tectonically controlled original crustal surface is uneven. तो ये जो एंडोजेनिक फोर्स है वो अनइवन है, मतलब कहीं पे हो सकता है कि अभी प्लेट मूवमेंट कर रही हो, कहीं पे नहीं कर रही हो, कहीं पे ज्यादा डिसइंटीग्रेशन हो, कहीं पे ज्यादा टाइडल फोर्स हो, तो इसलिए ये इवन नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। इसकी वजह से ये जो टेक्टोनिकली कंट्रोल ओरिजिनल क्लस्टर फॉर्मेशन है वो अनइवन होता है, इवन नहीं होता है। ओके, डायट्रोपिज्म। अब डायट्रोपिज्म क्या होता है? अभी हमने देखा था कि हमारा जो एंडोजेनिक फोर्सेस है उसके दो टाइप दिए थे, डायट्रोपिज्म एंड वॉल्केनिज्म, और जो एक्सोजेनिक फोर्सेस है उसके भी टाइप्स दिए थे।
तो हमारे एंडोजेनिक फोर्स में पहला आ गया डायट्रोपिज्म। ऑल फोर्स दैट moves, elevates or build up the portion of Earth's crust comes under the diatropism. Diatropism मतलब कि जो भी फोर्स जो कि मूव करे, एलिवेट करे या फिर बिल्ड अप करे पोर्शन ऑफ द अर्थ। हमें पता था कि एंडोजेनिक फोर्स बिल्डिंग अप फोर्स है, राइट। एंडोजेनिक को हमने जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि बिल्ड अप फोर्स है। सो वैसे ही जो भी फोर्सेस इसको मूव करे, एलिवेट करे या फिर बिल्ड अप करे उसको हम डायट्रोपिज्म। दिस इंक्लूड ऑरोजेनिक प्रोसेसेस involving mountain building, those severe folding and affecting long and narrow beds of the earth crust, या फिर एपिडोजेनिक प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग अपलिफ्ट और रैपिंग ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ crust, या फिर अर्थक्वेक इन्वॉल्विंग लोकल रिलेटिविटी माइनर मूवमेंट, या फिर प्लेट टेक्टोनिक इन्वॉल्विंग हॉरिजॉन्टल प्लेट मूवमेंट्स। ओके, फिर जो ट्राइट्रॉपिज्म है वो क्या है, अब मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ आपको। ट्राइट्रॉपिज्म एक टाइप का एंडोजेनिक फोर्स है जिसकी वजह से मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से जो क्रस्ट है या तो मूव करेगा या तो एलिवेट करेगा या तो बिल्डअप करेगा। ओके, अब ये जो डायट्रॉपिज्म है उसके कुछ कुछ टाइप्स हैं। अब वो कौन कौन से टाइप हैं वो मैं बता देती हूँ। एक हो गया ओरियोजेनिक। ओरियोजेनिक मतलब कि जो कि माउंटेन बिल्डिंग में हेल्प करता है। फिर एक हो गया एपिडोजेनिक। एपिडोजेनिक मतलब जो कि अर्थ की क्रस्ट की मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से उसकी वजह से अर्थ की क्रस्ट में अपलिफ्टमेंट होती है। ओके, थर्ड हो गया अर्थक्वेक, जिसकी वजह से माइनर मूवमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि मूव भी करता है। ओके, एंड फोर्थ हो गया प्लेट टेक्टोनिक, जिसकी वजह से क्रस्टल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारे पास चार टाइप के डायट्रॉपिज्म मूवमेंट हो गए। ओके, in the process of originating, the crust is severely deformed into folds. Due to epiogeny, there can be simple deformation. Orogeny is a mountain building process, whereas epiogeny is continental building process. Okay, so यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है किसमें, एपियोजेनी मतलब कि हमने देखा अभी की, और ओरियोजेनी। एपियोजेनी को हम लोग कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग फोर्स बोलते हैं और जो ओरियोजेनी है उसको हम लोग माउंटेन बिल्डिंग फोर्स बोलते हैं। ओके, though the process of orogeny and epiogeny, earthquake and plate tectonics can be faulting, fracturing of the earth, all this process causes pressure, volume, temperature change, which in turn induce metatropism of the rock. Okay. नेक्स्ट है वोल्केनिज्म। हमने देखा था दो एंडोजेनिक फोर्सेस, पहले हमने पढ़ लिया डायट्रोपिज्म और दूसरा है वोल्केनिज्म। एक बार मैं ये वोल्केनिज्म कवर कर दूं तो मैं पूरा आपका एंडोजेनिक एक और बार रिपीट कर दूंगी। ओके, volcanism. Volcanism includes the movement of molten rock, that is magma, into or out towards the Earth's surface, and first formation of many intrusive and explosive volcanic forms. Many aspects of volcanism have already been dealt in volcanism in Unit 2 and under igneous rock in preceding chapters. Okay? तो हमने देखा, तो ये पूरे चैप्टर में क्या है कि हमने देखा कि अर्थ के जो हमारे सरफेस है वो इवन नहीं है। हमारा अर्थ का यहाँ से स्टार्ट हुआ, अर्थ का जो सरफेस है वो इवन नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि उस पर कुछ फोर्सेस एक्ट कर रही है। अब ये फोर्स एक्ट कर रही है अर्थ पे, वो दो टाइप की है, या तो वो है एंडोजेनिक या तो वो है एक्सोजेनिक। अब देखा जाता अगर सिर्फ एक्सोजेनिक फोर्स होती तो वो सिर्फ वाइंड ऑफ करती हमारे अर्थ के रिलीफ फीचर्स को, पर हमने देखा कि ऐसे तब तो अर्थ इवन होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर से सिर्फ फोर्स लगती और ऊपर से वो सिर्फ डिग्रेड करती जाती तब तो हमारा अर्थ सरफेस कब तक इवन हो जाना चाहिए, बट हमारा अर्थ का सरफेस इवन नहीं है। इसका मतलब अंदर से भी कोई फोर्स लग रही है जो कि बिल्डअप भी कर रही है उसको। ओके, तो हमने देखा कि दो टाइप के फोर्स, एक हो गया एंडोजेनिक, एक एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक को हमने बिल्डिंग अप फोर्स बोला और एक्सोजेनिक को हमने विंड ऑफ फोर्स बोला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि एंडोजेनिक आर लैंड बिल्डिंग एंड एक्सोजेनिक आर लैंड वेदरिंग फोर्सेस। फिर जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में जाना। जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जियो मतलब कि अर्थ एंड मॉर्फिक मतलब एक्सटर्नल फीचर्स। तो द एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस causing physical stress and chemical action on earth, जिसकी वजह से उनके कॉन्फ़िगरेशन अर्थ का हमारा चेंज होता है, उसको हम लोग जियोमॉर्फिज्म बोला। अब जियोमॉर्फिज्म में दो टाइप हो गए, एंडोजेनिक एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है डायट्रॉपिज्म और एक होता है वोल्केनिज्म। और जो एक्सोजेनिक है उसमें होता है वेदरिंग, मास वेदरिंग
इरोजन, डिकम्पोजिशन। ओके। फिर हमने देखा कि जियोमॉर्फिक एजेंट्स के बारे में। जियोमॉर्फिक एजेंट्स क्या होते हैं? वो विंड या फिर मोबाइल एजेंट्स होते हैं, जैसे कि विंड हो गया, वाटर हो गया, आइस हो गया, जिनकी वजह से हमारा जो एक्सटर्नल अर्थ का स्ट्रक्चर है वो डिग्रेड करता है। ओके। तो उसको हमने जियोमॉर्फिक एजेंट्स बोल दिया। फिर हमने एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में वापस से जाना। फिर हमने डायट्रॉपिज्म पढ़ा। डायट्रॉपिज्म मतलब ऐसे प्रोसेसेस जिनकी वजह से हमारा अर्थ का क्रस्ट मूव हो, एलिवेट हो या फिर बिल्डअप हो। तो इसमें हमने देखा कि 4 टाइप के ऐसे फोर्सेस हो सकते हैं। एक होता है ओरियोजेनिक। ओरियोजेनिक मतलब माउंटेन फॉर्मेशन फॉर्म। दूसरा होता है एपिरोजेनिक, जो कि हो सकता है हमारा कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग या फिर अपलिफ्टिंग और रैपिंग ऑफ लार्जर पार्ट ऑफ द अर्थ। तीसरा होता है अर्थक्वेक, जिसकी वजह से माइनर मूवमेंट्स होते हैं, शिफ्टिंग होती है या फिर शेकिंग होती है अर्थ क्रस्ट की। चौथा होता है प्लेट टेक्टोनिक्स, जिससे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स होते हैं, जिसकी वजह से माउंटेन फॉर्मेशन, आइलैंड फॉर्मेशन और बाकी सारे रिलीफ फीचर्स फॉर्मेशन होते हैं। ओके। फिर हमने वॉल्केनिज्म के बारे में जाना। वॉल्केनिज्म क्या होता है? वॉल्केनिज्म एक प्रोसेस है जिसके थ्रू अंदर का जो मैग्मा होता है वो बाहर निकलता है और उसकी वजह से हमारे कुछ रिलीफ फीचर्स बनते हैं, जैसे कि रॉक्स और ये सब। ओके। तो ये हो गया हमारा एंडोजेनिक फोर्सेस। अब बात करते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस की। The exogenic forces derive their energy from atmosphere determined by ultimate energy from the sun and also the gradient created by tectonic plates. तो जो हमारे एक्सोजेनिक फोर्स प्रोसेसेस हैं वो कहाँ से एनर्जी लेते हैं? फ्रॉम द सन, और उसकी वजह से उनको एनर्जी मिलती है। ग्रेविटेशनल फोर्स acts upon all the earth material having a sloping surface and tends to produce movement of the matter in downslope direction. Force applied per unit area is called stress, and stress is produced in a solid by pushing or pulling. This induces deformation. Forces acting along the face of the earth material are shear stress. It is this stress that breaks the rocks and other earth material. The shear stress results in angular displacement or spillage. Besides the gravitational stress, the Earth's material becomes subjected to molecular stress that may be caused by a number of factors, among which temperature changes, crystallization, and melting are the most common. ओके। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ पे एक्ट करती है। ओके। जिसकी वजह से हमने देखा कि एक फोर्स जो एक्ट कर रही है उसकी वजह से हमारे जो अर्थ पे है वो एक स्ट्रेस जनरेट हो रही है। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो जिस इन स्ट्रेस की वजह से अर्थ स्ट्रक्चर का ब्रेक ऑफ होता है या फिर उसके रॉक्स ब्रेक होते हैं और उसका शेयरिंग होता है। दिस शेयर स्ट्रेस रिजल्ट इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्पिरिट। ओके। और इसके कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो कि हो गया टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से हो सकता है, क्रिस्टलाइजेशन की वजह से हो सकता है। Chemical process normally leads to loosening of bonds between grains, dissolving of soluble materials, cementing. Thus, the basic reason that leads to weathering, mass movement, erosion, decomposition in the movement of stress in the body of Earth's material. As there are different climatic regions on the Earth's surface, the orogenic, exogenic, geomorphic process varies from region to region. Temperature and precipitation are two important climatic elements that control various processes. तो हमारे पास जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे अर्थ पे बहुत सारे प्रोसेसेस और उसके क्लाइमेट के चेंजिंग होता है, उसकी वजह से एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं। और जो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हो चुके हैं टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। All the exogenic geomorphic processes are covered under general terms such as denudation. Denudation मतलब कि स्ट्राइप ऑफ करना या फिर अनकवर करना, जो भी एक्सोजेनिक प्रोसेस होते हैं, क्योंकि एक्सोजेनिक पे क्या हो रहा है कि वो डिग्रेड कर रहा है स्ट्रक्चर को। ओके। So weathering, mass movement, erosion and transportation are included in denudation. तो यहाँ पे हमने देखा कि denudation प्रोसेस के बारे में और उसका ड्राइविंग फोर्स के बारे में। अगर वेदरिंग हो तो उसका ड्राइविंग फोर्स है ग्रेविटेशनल या फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रेस और एक केमिकल एक्शन। मास मूवमेंट हुआ उसका ड्राइविंग फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, और इरोजन या ट्रांसपोर्टेशन हुआ उसका ड्राइविंग फोर्स है काइनेटिक एनर्जी। It should be clear from this chart that each process exists as a distinct driving force or energy.
As there are different climatic regions on the Earth's surface, owing to thermal gradients created by latitudinal, seasonal, and land and water spread variation, the exogenic geomorphic varies from region to region. The density, type, and distribution of vegetation, which largely depends upon precipitation and temperature, exerts influence indirectly on the exogenic geomorphic processes. So हम यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि हमारे अर्थ पे डिफरेंट टाइप का क्लाइमेटिक रीजन है हर जगह, क्योंकि हमारे बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ लैटिट्यूड, सीजन्स, लैंड, वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उन सब की वजह से, और इसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि हमारा जो अर्थ पे बाहर के रिलीफ फीचर्स हैं वो डिफरेंटली हैं हर जगह पे। इसके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी हो सकता है, वो है वेजिटेशन और पॉपुलेशन। ओके, within different climatic regions there may be local variation of the effects of different climatic elements due to altitudinal difference, expect variations and variation in the amount of insolation received by north and the south facing slopes compared to the east and west facing slopes। okay? तो अगर देखें कि स्मॉल रीजन में भी आपको वेरिएशन मिल सकता है, ये वेरिएशन क्यों हो सकता है? क्योंकि हो सकता है कि ये सपोज एक रीजन हो, स्मॉल सा है हमारे, सपोज यहाँ इंडिया के अंदर ही, बट हो सकता है जहाँ पे माउंटेन हो वहाँ पे ज्यादा धूप आए, राइट, ऊपर के एरियाज में। यहाँ जो नीचे का एरिया वहाँ पे कम धूप आए, या फिर माउंटेन्स पे स्लैंटिंग रेज आए, यहाँ पे डायरेक्ट रेज आए। अर्थ के नॉर्थ और साउथ फेसिंग की वजह से भी चेंज हो सकता है, ईस्ट और वेस्ट फेसिंग की वजह से भी चेंज हो सकता है। Due to difference in wind velocity, direction, amount, and kinds of precipitation intensity, relation precipitation, evaporation, daily range of temperature, phasing, depth of the geomorphic process may vary within the climatic region। तो ये सारे फैक्टर्स हैं कि किसकी वजह से हमारे पास हमारा क्लाइमेटिक रीजन वेरी कर सकता है। ओके, climatic factor being equal, the intensity of action or exogenic geomorphic depends upon type and structure of rock. The term structure includes aspects of rock such as folds, faults, orientation, inclination of beds, presence or absence of joints, bedding, cleans, hardness, softness of constituent material, chemical susceptibility, और ये सब भी फैक्टर्स हमारे important रोल प्ले करते हैं। Different types of rock with difference in their structure offering varying resistance to various geomorphic process। तो ऐसा होता है कि जो रॉक्स होते हैं उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ओके, तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स होते हैं वो उनका भी रेजिस्टेंट पावर ज्यादा होता है या कम होता है कंपैरेटिवली एक दूसरे से। जैसे सपोज कि कुछ रॉक्स आपने देखे होंगे वो एसिड में भी नहीं गलते, और कुछ रॉक्स पे आप बहुत थोड़ा सा भी एसिड डालो और वो पूरे मेल्ट हो जाते हैं या फिर एकदम टूट जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे कुछ रॉक्स जो है उनके भी रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा। A particular rock may be resistant to one process or non-resistant to another, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया। And under varying climatic conditions, particular rocks may exhibit different degree of resistance to geomorphic process, and hence they operate on differential rates and give rise to difference in topography. The effect of most of the exogenic geomorphic process are small and slow, and may be imperceptible in short time, but will be in long run affects the rock severity due to continued fatigue. Finally, it boils down to one fact that the difference on the surface of the Earth through the original related to crustal evolution continues to exist in form, another due to difference in the climate, in the type and the structure of the Earth's material, difference in the geomorphic process and their rate of operation। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, इसीलिए हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर इवन नहीं है। तो हमने क्वेश्चन किया था ना कि हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर जो चैप्टर स्टार्ट किया था कि इवन क्यों नहीं है, ये सारे रीजन हुए कि हमारा जो अर्थ का स्ट्रक्चर है वो सब इवन नहीं है। तो यहाँ पे अब इसके बाद जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हमने पढ़े थे उनके प्रोसेसेस पढ़े थे, उनके प्रोसेस डिटेल में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले वेदरिंग दिया हुआ है। ओके, फिर हमारा हो जाएगा, वेदरिंग हो गया है, फिर मास मूवमेंट दिया हुआ है, फिर हमारा इरोजन एंड डिपोजिशन दिया हुआ है। ओके, सबसे पहले weathering। Weathering is the action of elements in weather and climate over the Earth's material. There are numbers of processes within weathering
which can either individually or together to affect the Earth's material in order to reduce them or fragment them. Weathering is defined as a mechanical disintegration and chemical decomposition of rocks through the action of various elements of weather and climate. तो वेदरिंग जैसे कि नाम ही बता रहा है वेदर की वजह से कुछ इफेक्ट हो रहा है, तो वो हो गया हमारा वेदरिंग। वेदरिंग मतलब कि मैकेनिकल प्रोसेस, क्योंकि मैकेनिकल प्रोसेस का क्या मतलब हुआ कि वो कुछ केमिकली चेंज नहीं कर रहा है। ओके, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मतलब तोड़ना फोड़ना। अब अगर कोई चीज को आप तोड़ते हो तो उसका मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन होता है, नॉट केमिकल। जब उसके केमिकल जैसे उसकी कॉम्पोजिशन में जो चेंज आता है उसकी, सपोज कोई आप केमिकल ऐड करते हो जिसकी वजह से वो उसके एलिमेंट में चेंज आ जाए, उसकी कॉम्पोजिशन में चेंज आ जाए, उसको केमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो वो हो सकता है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल decomposition of rock through the action of various elements of weather, जैसे कि रेन हो गया, स्नो हो गया, स्लिप्स हो गए, आइस हो गए और क्लाइमेट के। ओके, as as very little or no motion of material takes place in weathering, it is an in situ or on site process. So इनको इन situ और on site, क्योंकि वो on the site जहाँ पे हो रहा है वहीं पे चेंज हो जाएगा। Weathering processes are conditioned by many complex geological, climatic, topographic, and vegetative factors. Climate is one of the particular importance. Not only weathering process differ from climate to climate, but also in depth of weathering matter. There are three major groups of weathering. एक हो सकता है केमिकल, एक हो सकता है फिजिकल या मैकेनिकल, और तीसरा हो सकता है बायोलॉजिकल weathering process. Very rarely does any one of these process ever operate completely by itself, but quite often a dominance of one process can be seen. मतलब ये क्या है इसका कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिविजुअली एक ही प्रोसेस हो रहा है, उसमें एक साथ दो तीन प्रोसेसर्स हो सकते हैं, बट ऐसा है कि हम लोग देख सकते हैं कि डोमिनेंट कौन सा कर रहा है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। ओके, तो सबसे पहले केमिकल वेदरिंग प्रोसेस। अ ग्रुप ऑफ वेदरिंग प्रोसेस थ्रू solution, carbonation, hydration, oxidation, or reduction acts on the soil to decompose, dissolve, or reduce them to fine elastic states through chemical reaction by oxygen or surface soil, water or other acids. तो केमिकल मतलब कॉम्पोजिशन में चेंज, जैसे मैंने बताया है। तो ये कैसे हो सकता है? ये थ्रू सॉल्यूशन हो सकता है, या कार्बोनेशन, कार्बोनेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, या हाइड्रेशन वाटर की हेल्प से, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की हेल्प से, या फिर रिडक्शन या फिर कोई एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। ओके, water and air along with heat must be present to speed up all the chemical reactions. So water and air जरूरी है with heat कि chemical reaction को speed up करे। Over and above the carbon dioxide present in air, decomposition of plants and animals increase the quantity of carbon dioxide underground. तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट है प्लस एनिमल्स और प्लांट्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अंडरग्राउंड में इंक्रीज कर सकते हैं। These chemical reaction on various minerals are very much similar to chemical reaction in a laboratory. सॉल्यूशन सबसे पहले हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। और आपने देखा ना कि बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं, तो हम लोग उसको भी हम डील करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन। When something is dissolved in water or acid, the water or acid with dissolved content is called solution. Suppose कोई रॉक है, उस पे रॉक है, उस पे वाटर डाला हमने, या फिर उसमें एसिड डाला, उसको हम लोग सॉल्यूशन बोल देंगे। ओके, जैसे कि अभी हमारा एक ओशन पड़ा हुआ है, उसके अंदर कुछ रॉक्स पड़े हुए हैं, उसपे ये वाटर की वजह से जो रिएक्शन होगा उसको हम लोग सॉल्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ सॉलिड इन सॉल्यूशन and depends upon the solubility of minerals in water or weak acid. On coming in contact with many solid, disintegrates and mix up with the suspension of water. Soluble rock forming minerals like nitrate, sulfates, potassium, etc. are affected by this process. So these minerals are easily leached out without leaving any residues in rainy climates and accumulates in dry region. Okay? तो ये क्या बता रहा है कि कुछ रॉक्स होते हैं जो कि टूट जाते हैं ये सॉल्यूशन में पड़ने से। जैसे जैसे आपने देखा होगा ओशन में कुछ कुछ रॉक होते हैं वो टूट जाते हैं, और फिर वो रॉक्स टूट के उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, वो मिनरल्स हमारे
और नाइट्रेट सल्फेट में डिसइंटीग्रेट हो जाता है और उसका कंपोजिशन चेंज कर देते हैं। मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन लाइमस्टोन आर सॉल्युबल इन वाटर कंटेनिंग कार्बोनिक एसिड। तो जो हमारे कैल्शियम कार्बोनेट्स हैं जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम है बाइकार्बोनेट है, वो किस में सॉल्युबल है? जो लाइमस्टोन होते हैं उसमें ये प्रेजेंट होता है। ओके, ऐसे बताते हैं आपको कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में, जिसकी वजह से एंड आर कैरिड अवे इन वाटर एज अ सॉल्यूशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर अलोंग विद द सॉइल greatly aids in the reaction. Common salt जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl is also a rock forming mineral and is susceptible to the process of solution. जो हमारे ओशंस में रॉक फॉर्मेशन होता है जिससे हमें सॉल्ट मिलता है वो भी एक सॉल्यूशन का एग्जांपल है। Okay, carbonation is a reaction of carbonates and bicarbonates with minerals in a common process helping the breaking down of feldspars and carbonate minerals. feldspar अभी हमारा एक स्टोन होता है जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड द सॉइल एयर इज absorbed by water to form carbonic acid that acts as a weak acid। तो हमारे जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर की प्रेजेंस में और सॉइल की एयर की प्रेजेंस में कार्बनिक एसिड बनता है जो कि हमारे कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट को डिसॉल्व करा देता है कार्बनिक एसिड में and are removed in the solution without leaving any residue resulting in the cave formation। हमारे caves के formation में वो हेल्प करता है। Hydration is a chemical reaction addition of water, जैसे आप जानते ही होंगे। Mineral takes up water and expands. This expansion causes increase in the volume of the material itself or rock। Calcium sulfate take in water and turns into gypsum। तो हमने देखा कैल्शियम सल्फेट एक सॉल्ट होता है या फिर रॉक बोल सकते हैं ऐसा भी। उसमें जब आप वाटर ऐड करते हैं तो वो जिप्सम इंक्रीज हो जाता है उसका साइज और उसको जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है विच इज मोर अनस्टेबल देन कैल्शियम सल्फेट। दिस प्रोसेस is reversible and long. In continued repetition of this process causes fatigue in the rock and may lead to its disintegration। तो रॉक में बार बार ये इसको कैल्शियम कार्बोनेट को जिप्सम में कन्वर्ट करना और इसको वापस कन्वर्ट करने में रॉक का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। इसकी वजह से भी फिजिकल स्ट्रक्चर हमारा चेंज होता है उसका। ओके, many clay materials swell and contract during wetting and drying and repetition of this results in cracking। Salt in pore space underground and repeated hydration helps in rock fracturing। The volume change in minerals due to hydration also helps in physical weathering through exfoliation and granular disintegration। Oxidation Oxidation and reduction. In weathering, oxidation means combination of minerals with oxygen to form oxides or hydroxides. Oxidation occurs when there is ready access to the atmosphere oxygenated water। The mineral most commonly involved in this process are iron, basically rust formation, manganese, sulfur, etc. In the process of oxidation, rocks break down occur due to the disturbance caused by addition of oxygen। Red color of iron upon oxidation turns to brown. When oxidized minerals are placed in an environment where oxygen is absent, the reduction takes place. Such condition exists usually below the water table in areas of stagnant water and waterlogged ground। Red color of iron upon reduction turns to greenish और bluish grey। मतलब हमने देखा है कि आपने भी देखा होगा कि रॉक्स हमारे कुछ होते हैं, आयरन होता है, उसमें जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। और जहाँ पे हम लोग उसके ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वहां पे वापस से चेंज हो जाता है उसका कलर। So these weathering processes are interrelated। Hydration, carbonation, oxidation go hand in hand and hasten the weathering process। अब physical weathering process, physical or mechanical weathering process depends on some applied force। These can be gravitational force such as overburden pressure, load, shearing stress, expansion of the force due to temperature change, crystal formation or animal activity, and water pressure control by wetting or drying cycle। Okay, so mechanical मतलब जो
एक्सटर्नली हम लोग अप्लाई करते हैं जो फोर्स, उसको हम लोग मैकेनिकल या फिर फिजिकल बोल सकते हैं। ओके, तो ये जैसे कि मैकेनिकली आउटसाइड से हमने ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से एक्सपेंशन हो जा रहा है, टेम्परेचर चेंज हो जा रहा है, क्रिस्टल ग्रोथ हो रही है, उन सबको बोलते हैं। मैनी ऑफ दिस फोर्स आर अप्लाइड बोथ एट surface and within the earth material, leading to rock fracture. Most of the physical weathering process are caused by thermal expansion and pressure release. These processes are small and but can cause great damage to the rock because of the fatigue, and the rock suffer due to repetition of contraction and expansion. Unloading कितना बचा है? Unloading and expanding. Removal of overlaying rocks load because of the continued erosion causes vertical pressure release with the result that the upper layer of the rock expands, producing disintegration of the rock masses. Fracture will develop roughly parallel to the ground surface in the area of curved ground surface. Arched fracture tends to produce massive sheets or exfoliation slabs of rock. लोडिंग एंड एक्सपेंशन, लोडिंग एंड एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है कि कई बार हमारे जो रॉक्स होते हैं उनके ऊपर की लेयर्स को इरोड हो जाते हैं, उनको हम लोडिंग या एक्सपेंशन बोलते हैं। सी, रिमूवल ऑफ ओवरलेइंग रॉक्स बिकॉज ऑफ कंटिन्यूड इरोजन। जो ओवरलेइंग रॉक्स होते हैं या उनके कंटिन्यूस इरोजन होने की वजह से जो उन पे प्रेशर लगता है, इसकी वजह से उनके अपर लेयर की रॉक जो होती है वो एक्सपैंड करती है और फिर डिसइंटीग्रेट कर देती है। एक्सपैंड क्यों करती है? सपोज कंटिन्यूस उसमें वाटर आ रहा है, जो भी हमने देखा होगा कि कभी आप कोई सामान को रखते हो उसमें पानी डालते हो तो फूल जाता है, लकड़ी हो तो वो देखो फूल जाती है, तो उसकी वजह से वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। Fracture will develop, उसमें fracture आ जाते हैं, roughly parallel to the ground surface. In the areas of curved ground surface, the arc structures tend to produce massive sheets or foliation slabs. Exfoliation slabs sheets resulting from expansion due to unloading and pressure release may measure hundreds or even thousands of meters in horizontal extent. Large, smooth, rounded domes are called exfoliation domes. Okay? तो जो हमारे डोम्स है ना, उनको हम लोग जो डोम्स जैसे फॉर्मेशन हो जाता है उसको हम लोग एक्सप्लॉइटेशन डोम, रिजल्ट ड्यू टू दिस प्रोसेस। वे टेम्परेचर चेंज एंड एक्सपेंशन की वजह से भी हमारा जो वेदरिंग का प्रोसेस वो हो सकता है। ओके, वेरियस मेटल्स मिनरल्स इन रॉक्स oppose possesses their own limits of expansion and contraction. With rise in temperature, every mineral expands and pushes against its neighbor, and as the temperature falls, a corresponding contraction takes place. तो जैसे आपने देखा होगा टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो एक्सपेंशन होता है। ओके, और जैसे ही टेम्परेचर हम डिक्रीज करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब इस कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन या फिर एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है कि वो आपस में ही मिनरल्स वीक हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ द डाययूरेनल चेंज इन द temperature, this internal movement among the minerals of the superficial layer of the rock takes place regularly. This process is more effective in dry climates and high elevation where the diurnal temperature ranges are drastic. And has been mentioned earlier, through these movements are very small, they make the rock weak due to continued fatigue. So इसकी वजह से continuous expansion and contraction की वजह से हमारा जो rock होता है वो weak हो जाता है। The surface rock of the tends to expand more than the rock at the depth, and this leads to the formation of stress within the rock, resulting in heaving and fracturing of parallels to the surface due to differential heating and resulting expansion and contraction of the surface. Their subsequent exploitation from the surface results in smooth, rounded surface in rock. In rocks like granite, smooth surface, round, small to big blunders called tores form due to such exploitation. Okay? And next is freezing, freezing, thawing, and frost wedging.
Frost freezing occurs due to growth of ice within the pores and cracks of the rock during repeated cycle of freezing and melting, जो कि जब भी हम जैसे हमने अभी टेम्परेचर का देखा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन सेम उसी तरह फ्रीजिंग और मेल्टिंग की कंटिन्यूस की वजह से दिस प्रोसेस मोस्ट इफेक्टिव एट हाई एलिवेशन, जहाँ पे एलिवेशन हाई होता है वहां पे ज्यादा आप देख सकते हैं. Mid latitude, where freezing and melting is often repeated, glaciers areas are subject to frost freezing daily. In this process, the rate of freezing is important. Rapid freezing of water causes a sudden expansion and high pressure. This resulting expansion and result affects the joints, cracks, and smaller intergranular fracture to become wider and wider till the rock breaks. तो ये इसकी वजह से हमारे जो रॉक में हम ब्रेकेज देख सकते हैं. Okay. Salt weathering. Salt in rocks expand due to thermal action, hydration, crystallization. Many salts like calcium, sodium, magnesium, potassium, barium have a tendency to expand. Expansion of these salts depend on the temperature and their thermal properties. High temperature between 30 to 50 degree of surface temperature in deserts favor such salt expansion. Salt crystalline near surface pores causes splitting of individual grains within the rock, which eventually fall off. This process of falling of an individual grain may result in granular disintegration. Okay? तो इसकी वजह से हमारे जो सॉल्ट है वो एक्सपैंड करते हैं, उसकी वजह से जो नेबरिंग रॉक का मेटल होता है, ग्रेन होता है, मेटल सॉरी ग्रेन होता है, वो डिसइंटीग्रेट कर देता है. सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन इज मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल सॉल्ट वेदरिंग प्रोसेस in areas with altering wetting and drying conditions. Salt weathering a crystal growth is favored with the neighboring plain are pushed aside. Sodium chloride and gypsum crystals in deserts have been overlaying layers of materials and with result polygonal cracks develop all over the surface. With crystal rock salt crystal growth and chalk breaks down the most readily, followed by limestone, sandstone, shale, greens and granite. अभी अपने सपोज एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ कि आपने कच्छ गए होंगे, अगर आपने व्हाइट कच्छ सॉल्ट सॉल्ट डेजर्ट देख वहां पे से कट्स आपको मिलेंगे. ओके. उनके ग्राउंड पे वो इसी सब की वजह से हो रहा है. अब बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वेदरिंग. Biological weathering is a contribution to a removal of minerals and ions from the weathering environment and physical change due to growth and movement of organisms. Burrowing and wedging of by organisms like earthworms, termites, rodents, etc. helps in the exposing of the new surface to the chemical attacks and assist in penetration of the moisture and human being. एंड ह्यूमन बीइंग में डिस्टर्बिंग वेजिटेशन वो लोग की वजह से भी हमारा वेदरिंग हो जाता है. सपोज सच एज प्लाइंग करते हैं, कल्टिवेटिंग सॉइल आल्सो हेल्प इन मिक्सिंग एंड क्रिएटिंग न्यू कॉन्टैक्ट्स बिटवीन द एयर, वाटर एंड मिनरल्स इन द अर्थ मटेरियल. Decaying plants, animals matter helps in the production of humic, carbonic, and other acids which enhance decay and solubility of some elements. Algae utilize mineral nutrients for growth and help in concentration of iron and manganese oxide. Plant roots exert a tremendous pressure on the earth material, chemically breaking them apart. तो हमारे जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में भी हो गए, जैसे कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में भी हो गए ये सब अर्थवॉर्म, टर्माइट्स और रोडेंट्स की वजह से हो सकता है, फिर ह्यूमन बींग की वजह से हो सकता है, फिर एल्गी की वजह से हो सकता है और लास्टली प्लांट्स के रूट्स और ये सब की वजह से भी डिसइंटीग्रेशन हो सकता है. Some special effects of weathering. This has already been explained under the physical weathering or unloading, thermocontraction, expansion. Exploitation is a result but not a process. Exploitation एक result है but एक process नहीं है. Taking off or more or less curved sheets of shell from over rocks or bedrocks result in smooth and rounded surface. Exploitation can occur due to expansion and contraction induced by temperature change. Exploitation domes and cores results to unloading and thermal expansion is respectively. Significance cover कर लेते हैं हम. So weathering process are responsible for breaking down of the rocks into smaller fragments, preparing the way for formation of not only rugged soil but also erosion and mass movement. Biomes and biodiversity is basically a result of forest, and forest depends upon the depth of weathering metals. Erosion cannot be significant if the rocks are not weathered.
That means weathering aids mass wasting, erosion and reduction of release and change in the landform as a consequence of erosion. Weathering of rock and deposits helps in the enrichment and concentration of certain valuable ores, manganese, aluminum, copper, etc., which are of great importance for the national economy. Weathering is an important process for the formation of rock. Okay? So अब ये मास मूवमेंट्स और ये सब कवर करेंगे, बट ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. तो अभी तब तक हमने पार्ट 1 में ये सब कवर कर लिया, वेदरिंग तक हमने कवर कर लिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये मास मूवमेंट्स और ये जो फिजिकल एक्सोजेनिक फोर्सेस रह गए हैं वो, और सॉइल का फॉर्मेशन, ये बचा है बस, ये कवर करेंगे चैप्टर 1 में. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब. थैंक यू.